हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि 3 मई बेहद नजदीक है और अप्लाई करने का यही अंतिम तारीख है। ऐसे में लोग हायर पेंशन को लेकर अब भी कंफ्यूज है। अधिक पेंशन के लिए किसे इस स्कीम को चुनना चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में इस बात को लेकर है कि कैसे अप्लाई करें। क्या अपने नियोक्ता से संपर्क करना होगा? आज हम आपको अप्लाई के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दरअसल हर EPFO सदस्य के लिए 2 खाते होते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि EPF और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना EPS, जिसमें पेंशन की राशि डिपॉजिट की जाती है। कर्मचारी के बेसिक और DA से हर महीने 12% राशि काटकर EPF में डाली जाती है। इतनी ही राशि नियोक्ता की तरफ से भी डिपॉजिट की जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि नियोक्ता का पूरा अंशदान EPF खाते में नहीं जाता है। नियोक्ता के 12% में से 8.33% रकम EPF खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम EPS खाते में डाली जाती है। लेकिन हायर पेंशन चुनने पर नियोक्ता के अंशदान में फेरबदल हो जाता है, जिसके बारे में आप नीचे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको दूं कि हायर पेंशन का टेक्निकल नाम EPS 95 है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए EPF सदस्य शामिल हो सकते थे। नियोक्ता, कंपनी और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में और नियोक्ता, कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना EPS में और 3.67% हर महीने EPF में जाता है। किसी भी कर्मचारी का EPF से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में कुछ दिनों तक आपने EPS अकाउंट में योगदान नहीं किया है, तो भी उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है, तो उसे महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा, लेकिन EPS में उसका योगदान 30 दिनों के हिसाब से ही जाएगा। अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपए है, तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपए होगा। 2 दिनों के लिए प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपए कम। हालांकि EPS के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए यानी कि 15,000 रुपए है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपए तक सीमित है। चूंकि हर महीने नियोक्ता, कंपनी